दोष के बारे में चर्चा करता हूँ, उसके बाद मांगलिक दोष के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। हाँ उसके बाद आप लोगों को मैं कालसर्प योग का जो है हाँ हाँ विस्तार हाँ। से, जो डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी ने यार जिस हाँ प्रकार ना से तो। चर्चा परिचर्चा किया है, उस हिसाब से चर्चा परिचर्चा करेंगे। और जिन जिन लोगों का भी म्यूट नहीं है, शीघ्र म्यूट करें, जो कि कक्षा में बिल्कुल भी विघटन ना हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज जरूर ध्यान देंगे। अब किसी का भी हम कुंडली देखते हैं, जिस प्रकार से ऐसे कुंडली देखते हैं जैसे कि लग्न में मेष राशि लिखा हुआ है, इस प्रकार का अगर स्थिति बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर मंगल लग्न में बैठा हो, जो अभी आप लोग देख रहे हैं लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ये जो है लग्न है, ल का तात्पर्य लग्न है। मंगल लग्न में बैठा हो, चाहे द्वादश भाव में बैठा हो। द्वादश भाव कैसे हुआ? ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। भाव का तात्पर्य होता है घर। और यहाँ जो अंक लिख दिया गया है, ये अंक है राशि। भाव और राशि में अंतर होता है। तो ये भाव एक, ये प्रथम भाव है, पहला भाव है, ये चौथा घर है, ये सातवां घर है, और आठवां घर और 12वां, ये 12 नंबर का घर। इस घर में अगर किसी की कुंडली में अगर मंगल बैठा हो तो उसको मांगलिक कहा जाता है। लड़का हो तो लड़का को मंगला कहेंगे, लड़की को हम मंगली के रूप में जानते हैं। तो श्लोक भी है कि कहते हैं अजय लग्ने क्या किस प्रकार से मांगलिक दोष बनता है, तो इसके विषय में भी श्लोक दिया है, परिहार के लिए भी दिया है। उस विषय में हम आगे जानेंगे। कहते हैं कि लग्ने व्यये च पाताले, ये चपातारे दामित्रे चाष्टमे कुजे, पत्नी हंति स्वभर्तारम, भर्तुर्भार्या न जीवती। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? कृपया म्यूट कर लें, आवाज आ रहा है। लग्ने, लग्न का तात्पर्य लग्न में अगर किसी का मंगल बैठा हो। व्यय, व्यय का तात्पर्य होता है द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। और पाताले, पाताल शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ भाव को पाताल कहा गया है। तो पाताले और पाताल का तात्पर्य फिर उसके बाद का जामित्र, सप्तम भाव को जामित्र भाव कहते हैं। सुमित जी परेशान हो रहे हैं, इनको पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है, सब जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। तो पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए, वृष पाताल अर्थात सप्तम भाव में भी मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष होगा। और अष्टम भाव में भी मंगल बैठा हो तो अष्टमे कुजे, कुज का तात्पर्य होता है मंगल। अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष होगा, कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं पत्नी हंति स्वभर्तारम, भर्तुर्भार्या न जीवती। अर्थात पत्नी हंति स्वभर्ताराम, पुरुष का अगर कुंडली होगा 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष कहा है पुरुष को। और लड़की अगर मांगलिक नहीं है तो लड़की की मृत्यु हो सकती है, या दोनों में इतने झगड़े होंगे कि दोनों को अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कलह इस प्रकार का होगा, मनमुटाव होगा। जिद्दी प्रकृति का होता है मांगलिक दोष वाला व्यक्ति अधिकतर, इस कारण से कार्यों में, मन, दोनों में विचारों में मतभेद आ जाता है। तो फिर कहते हैं लड़की अगर मांगलिक मंगली हो, 1, 4, 7, 8, 12 में हो लड़की की कुंडली में, और लड़के के कुंडली में इसी भाव में किसी भी स्थान पर मंगल नहीं होता है तो पुरुष का मृत्यु भी हो सकता है, प्रबल अगर मंगल हो लड़की का कुंडली में। अगर मृत्यु नहीं होता है तो लड़का और लड़की पति पत्नियों में विचारों में मतभेद होने के कारण दोनों को अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए कुंडली में मांगलिक दोष का विशेष करके विचार किया जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, कौन है ये घुर कर रहा है? कृपया म्यूट कर लें जिनका अनम्यूट है। कौन, शीघ्र शीघ्र म्यूट कर लें। तो इस गुरुदेव, प्रकार जिनकी से, जिस मंगली प्रकार से पत्नी बनेगा से शादी हो तो। गई हो वो क्या करें? जी जी, क्या बता रहे हैं? किसी की मंगली लड़की से अनजान विवाह हो गया हो और ऐसा हो तो वो फिर क्या करें उसके लिए?
उसके लिए लड़की भगवान चलिए जी की लड़का मंगल आराधना नहीं है करना तो पड़ेगा, भगवान शंकर जी की आराधना करें तो बेहतर रहेगा। वैधव्य योग तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये तो आपने जाना मांगलिक दोष के बारे में। अब परिहार के बारे में भी आप जानिए, परिहार किस प्रकार से होता है इस विषय में भी जानिए। अभी शुरुआत हो रहा है, अभी मैं विस्तार से कहूंगा, फिर कुंडली गुण का अधिक मिलान होना भी परम आवश्यक होता है, उस विषय में भी चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। तो इस विषय में चर्चा परिचर्चा कर, रुकिए इन लोग बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए अब आगे मैं बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो हमने ये जाना लड़के को मंगला कहते हैं, लड़की को मंगली कहते हैं। लग्न में मंगल बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो, तो जो हमने लड़के को मंगला कहेंगे, लड़की को मंगली कहेंगे। और दक्षिण भारत में क्या बताया गया है, अगर मंगल द्वितीय भाव में भी अगर मंगल बैठा है तो दक्षिण भारत की कुंडलियों में तो भी मांगलिक मानते हैं, दक्षिण भारत की कुंडली में। पूर्वांचल में ठीक गुरु है, जी 10 बैठा हो तो मांगलिक मानते हैं, मंगला मानते हैं। नहीं नहीं, यहाँ दस नवम में दशम में नहीं माना जाएगा, एकादश में नहीं माना जाएगा। अब ये तो हमने जाना, ये तो लग्न कुंडली के हिसाब से। अब चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली किसे कहते हैं अब आपको मैं दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए चंद्र, ये कुंडली है किसी का जन्म कुंडली। अब चंद्रमा जिस राशि पर होगा, इस राशि को, चंद्रमा की राशि सिंह राशि को लग्न में बिठा करके चंद्रमा लग्न में बिठाए, और बाकी जिन जिन राशि में जो जो ग्रह बैठा है वैसे क्रम से बिठाने पर चंद्रमा से द्वादश में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से चतुर्थ में, चतुर्थ से सप्तम में और अष्टम में भी मंगल बैठा हो तो चंद्र कुंडली के हिसाब से भी मांगलिक मानेंगे। जैसे कि हम इसमें चंद्र कुंडली बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये नवमांश कुंडली में जाएंगे, सीधा चंद्र कुंडली में जाएंगे। ये चंद्रमा को लग्न में सिंह राशि में बिठा दिया, बाकी ग्रह जिस जिस राशि पर बैठे थे उसी राशि पर बिठा दिया तो मांगलिक दोष होगा। जैसे कि अब चंद्रमा लग्न में बैठा है, चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा के साथ मंगल बैठे तो भी मांगलिक होगा, चंद्रमा से द्वादश में बैठा तो भी मांगलिक होगा, चंद्रमा से चतुर्थ में बैठा तो भी मांगलिक होगा, चंद्रमा से चतुर्थ में, चंद्रमा से अष्टम में। ठीक है, तो ये चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष नजर आ रहा है सबको। अब परिहार के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार परिहार से कैसे, तो गुरु जी, इस प्रकार जी से तो कम बताइए। से कम 70% 80% कुंडलियां मांगलिक हो जाएंगी अगर दोनों को देखेंगे तो। हाँ ये बात आपने सही कहा। अब नहीं प्रश्न ये मतलब आपका उठा है, अब इसमें परिहार का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे कैसे मांगलिक दोष में परिहार होता है। ठीक है, अब देखिए, आप पहले इतना पहले विषय को हम इतना ही समझे कि मांगलिक दोष कैसे होता है, ऐसे जाने। अब ऐसे देखेंगे तो हम 90% लोगों का कुंडली में मांगलिक दोष मिलेगा, तो ऐसा क्या है। अगर दोनों से लेंगे, चंद्र कुंडली इससे लेंगे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। जी 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 जी, ये गुण मिलान में आगे बता। अब इसका देखिए मांगलिक दोष परिहार कैसे होगा। अब कह रहे हैं परिहार कैसे होता है, कह रहे हैं जामित्रे च यदा शौर्ये लग्ने वा हिबुके तथा अष्टमे द्वादशे चैव भूम दोषो न विद्यते। कह रहे हैं अगर शनि लग्न में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। समझ में आ गया। मतलब ये तो जरूरी नहीं कि साथ साथ बैठा हो, कहीं भी अलग अलग भी बैठा कहीं हो भी, तो। हाँ मान लीजिए देखिए, ये लड़के का कुंडली हम देख रहे हैं, लड़के का कुंडली में लग्न में मांगलिक है, मंगल बैठा है। अब लड़की का कुंडली हम देख रहे हैं, लड़के कुंडली में शनि यहाँ बैठा है तो भी मांगलिक दोष, मांगलिक लड़के से शादी हो सकती है इस लड़की का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जी 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 गुरुजी। अब मान लीजिए लड़के का ही कुंडली है, लड़के का कुंडली में मंगल बैठा है, यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल बैठा है। अब वही लड़के का कुंडली, जिसका ये कुंडली है उसी का कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में बैठ गया तो मांगलिक दोष परिहार हो गया। ठीक है, जी लेकिन कुंडली में परिहार तभी माना जाएगा ये मंगल से बलशाली होना चाहिए शनि। ठीक है, मतलब ये मतलब कंडीशन है। ये कंडीशन है। मान लीजिए भाई अब मंगल यहाँ बैठा है,
अब मंगल जो है, मंगल बलशाली है और चंद्र शनि जो है नीच का होकर के आपका 1 4 7 8 12 में मेष राशि में बैठा है। तो मंगल से प्रबल नहीं हुआ शनि, तो इसलिए दोष को परिहार करने में वो असमर्थ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुदेव। पर शनि शनि तो कब कब कमजोर गुरुदेव। होगा, शनि कब कब कमजोर होगा ये समझ लीजिए। शनि एक तो कब कब कमजोर होता है, कहते हैं नीच का मेष राशि में शनि नीच का होता है, ठीक है। और शनि शत्रु राशि में नीच का होता है। शनि का शत्रु राशि कौन है? मेष राशि, वृश्चिक राशि, और दूसरा राशि कौन सा है? शनि का शत्रु कौन है? सिंह राशि। और शनि का कौन है शत्रु? चंद्रमा, कर्कट राशि। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरुदेव। पर गुरुदेव जैसे सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तो शनि चतुर्थ में, लग्न में, या अष्टम में, या द्वादश भाव में किसी में हो तो भी परिहार होगा। हाँ, तो भी परिहार होगा। मंगल के साथ भी बैठा हो तो भी परिहार होगा, लेकिन अच्छा, शर्त यह है कि मंगल से मजबूत होना चाहिए शनि। मंगल ही ज्यादा बलशाली हो, शनि कमजोर हो तो वो फल को कम कर देगा, मांगलिक दोष में कमी कर देगा, लेकिन पूर्ण रूपेण 100% मांगलिक दोष परिहार करने में वो असमर्थ होगा। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए मंगल उधर से युद्ध करने के लिए आ रहा है। अब मंगल जो है बलशाली है, मंगल के पास 100 लोग हैं। अब इधर शनि बैठा है युद्ध करने के लिए, अब शनि के पास 50 लोग हैं। तो बताइए, बलशाली तो मंगल ही हुआ ना। गुरुदेव, इसमें ऐसा नहीं है जैसे मतलब दुष्ट दुष्ट मिलकर के जैसे एक से मिलकर एक से सवार हो जाता है, तो इनका बल बढ़ नहीं जाता है? मतलब दोनों दुष्ट है, शनि भी दुष्ट है, मंगल भी दुष्ट है, और दोनों अगर ऐसा हो नहीं जाए। है। पाप ग्रह का 1 4 7 8 12 भाव में बैठते हैं तो उसका दोष में समन हो जाता है। इस विषय में चर्चा करते हैं, आगे विद्वान क्या कहते हैं हम समझते हैं, ठीक है। आइए अब आगे विद्वान लोग क्या कहते हैं इस विषय में चर्चा परिचर्चा करेंगे। उदाहरण भी मैं दूंगा आपको। एवं अगर विधेय गुरुजी कुजे मंगल और शनि एक साथ है तब? अभी म्यूट कर लीजिए, मैं चर्चा परिचर्चा करता हूं, फिर उसके बाद अंतिम में प्रश्न रखते हैं सबका, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? एवं विधे कुजे संस्ते विवाहो न कदाचन कार्यो वा गुण बाहुल्य कुजे वा तादृशो द्वयो हो। ये क्या कह रहे हैं? एवं विधे कुजे संस्ते, इस प्रकार का अगर मंगल का दोष बन रहा हो तो विवाह हो न कदाचन, अर्थात विवाह नहीं करना चाहिए। फिर आगे वो शर्त क्या कह रहे हैं, कब विवाह करना चाहिए? पूरे कार्यो व गुण बाहुल्य, गुण 28 गुण से अधिक मिल रहे हो, व कुजे व तादृशो द्वयो हो, दोनों के कुंडली में मांगलिक दोष हो तो विवाह शुभ बता रहे हैं, ठीक है। गुण का अधिक मिलान हो, तो गुण का अधिक मिलान 28 गुण तो मिल रहे हो, इसमें फिर हमें देखना होगा दोनों का परस्पर राशि मैत्री हो, नवमांश कुंडली में जो लग्न हो, लड़के का भी नवमांश कुंडली में जो लग्न हो, दोनों का लग्नों का अधिपति का मित्रता हो। अब उदाहरण के तौर पर अब हम आगे जब बढ़ेंगे, अब ये जो जैसे कि मान लीजिए, अब ये कुंडली हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ आपका एक कुंडली है वर और कन्या का। अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति का जो लग राशि बन रहा है मिथुन राशि लड़के का, तो मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अब लड़के का भी, लड़की का जो राशि है वो भी मिथुन राशि हो रहा है बुध, तो दोनों में आपस में क्या हुआ? राशि मैत्री हो गया। ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब मान दूसरा पॉइंट क्या है? अब नवमांश कुंडली, जैसे ये तो चंद्र कुंडली दिया है, चंद्र कुंडली को छोड़ करके नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली में लग्न में जो राशि हो, लड़की के भी नवमांश कुंडली में जो लग्न में राशि हो, जैसे कि ये उदाहरण के तौर पर ये नवमांश कुंडली मान लीजिए कन्या और लड़के और लड़का और लड़की का। अब ये लड़के का नवमांश कुंडली का राशि जैसे कि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, ठीक है। अब ये लड़की का भी कुंडली का जो नवमांश कुंडली मान लीजिए उसका अधिपति कर्कट राशि है, कर्कट राशि का अधिपति है चंद्रमा। चंद्र और मंगल आपस में क्या है? मित्र हैं, तो ये भी अच्छा है, शुभ संकेत है, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूं।
अब यह ध्यान पूर्वक सुनिए, जो जितने ये 2-3 बार प्रैक्टिकल करने से क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ सोच लीजिए पूरा, लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा अष्टम में, इन स्थानों में मंगल यदि कन्या की कुंडली में हो तो पति का, और यदि वर की कुंडली में हो तो स्त्री का हानि होता है, अर्थात नाश होता है, घातक होता है। इसलिए इस प्रकार के योग वाली कन्या को मंगली और लड़के को मंगला कहते हैं। यदि वर या कन्या किसी एक की कुंडली में यह योग हो तो हानि कर है, और दोनों की कुंडली में हो तो सामान्य योग हो अथवा अधिक गुण मिलते हो तभी विवाह करना चाहिए। अब आगे परिहार, मांगलिक दोष किस किस प्रकार से परिहार होता है, इस विषय में मांगलिक दोष के परिहार के विषय में कहते हैं। परिहार का तात्पर्य दोष का कमी होना, दोष का नाश होने को परिहार कहते हैं। कह रहे हैं शनिर्भौमोऽथवा कश्चित् पावो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव कुज दोषो विनाशकृत। वर और कन्या की किसी एक की कुंडली में उपर्युक्त अनिष्ट मंगल हो और दूसरों को उन्हीं केंद्र स्थानों में शनि अथवा कोई पाप ग्रह हो तो उक्त अनिष्ट का नाश होता है। तो मान लीजिए ये वर का कुंडली है, जैसे कि मान लीजिए वर का ये कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, मांगलिक दोष बन रहा है। अब मान लीजिए लड़की का कुंडली हम देखेंगे, अगर मंगल यहाँ नहीं बैठा है, शनि द्वादश में बैठा है, तो ये मांगलिक दोष परिहार हो गया। अब शर्त यह है, अब शनि कौन से राशि में, नीच का होकर के नहीं बैठना चाहिए, शनि नीच का नहीं होना चाहिए और शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, तो शनि कमजोर माना जाएगा। वो हमने ग्रहों की 3 अवस्था माना था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। उच्च का हो और मित्र राशि का हो और उच्च का हो और स्वराशि का हो तो ग्रह जागृत अवस्था माना जाएगा, वो पूर्ण बलशाली होगा। सम राशि में हो और मित्र की राशि हो तो स्वप्न अवस्था होगी, वो मध्यम बताया गया है। और नीच का हो और शत्रु राशि में हो तो सुसुप्त अवस्था बताया गया है, ग्रह का बलहीन अवस्था बताया गया। जागरे च फलम पूर्णम मध्य स्वप्ने मध्य फलम तथा सुषुप्त तो फलम शून्यम विज्ञेयम द्विजसत्तम। समझ में आ गया? 3 अवस्था ग्रहों की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, उच्च का और स्वराशि का। उच्च का और स्वराशि का जो होगा वो कौन सी अवस्था होगा? जागृत अवस्था। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? जागृत अवस्था कौन सी होती है ग्रह की? अजय चौबे जी, क्लियर हो गया? नहीं गुरुजी। क्लियर हो गया गुरुजी। उच्च में बैठेगा या अपनी राशि में? उच्च का हो, स्वराशि का हो और मूल त्रिकोण का हो। एक और जोड़ देते हैं, मूल त्रिकोण। ये 3 राशि में अगर ग्रह बैठता हो तो ग्रह का जागृत अवस्था माना जाएगा और ये पूर्ण बलशाली ग्रह माना जाएगा। और दूसरा, स्वप्नावस्था ग्रहों की होती है सम राशि, सम राशि में और मित्र राशि में। अब सम राशि और मित्र राशि कैसे जाने? सूर्य का मित्र कौन कौन है? सूर्य का मित्र है चंद्र, मंगल और गुरु। मंगल, गुरु। अब सूर्य इनकी राशि में जाकर के बैठ गया, राशि मिथुन और कन्या राशि 3 नंबर, ये राशि में बैठा हो सूर्य या चंद्रमा की राशि कौन सी? कर्कट राशि, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि, और धनु की राशि हुआ धनु और मीन राशि। इस राशि में सूर्य अगर बैठता है तो स्वप्नावस्था जानना चाहिए, अर्थात सोया हुआ अवस्था जिसे हम कहते हैं, वो मध्यम बलशाली होगा। ठीक है, क्लियर हो गया अजय जी? गुरु जी, जैसे जो मित्र ग्रह हैं ये नैसर्गिक लेने हैं या तत्कालिक लेने हैं? ये देखिए, ये आपको लेना है तो नैसर्गिक, पहले तो नैसर्गिक जो होता है ना उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी। गुरुजी इसमें अंश बल नहीं रखेंगे कि मान लीजिए अंश बल से कमजोर है, अंश बल से ज्यादा है? अंश बल के बारे में पहले तो इस चीज को हम समझते हैं, फिर उसके बाद अंश बल में भी आ जाएंगे। ठीक है,
जी। अब सुषुप्त अवस्था जो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था अर्थात शत्रु राशि में हो और नीच राशि में हो तो ग्रह कमजोर होता है, उसको अर्थात सुषुप्त अवस्था कहते हैं। सुषुप्त अवस्था तो शनि का नीच राशि कौन सा होगा? मेष राशि। और शत्रु की राशि किसको मानता है? शनि सूर्य को शत्रु मानता है, चंद्रमा को शत्रु मानता है और सूर्य, मंगल चंद्र, को शत्रु मानता मंगल है। को। ठीक है, जी। ये हमें देखना होना। अब इसमें पंचधा मैत्री का भी हम सूत्र लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अधिशत्रु होता है तो वो भी लगा सकते हैं, उसके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा आगे। और पहले गुरुजी इतना ही हम वक्री हो समझ तो लें। ग्रह, गुरुदेव वक्री हो तो? पाप ग्रह, इसमें ध्यान दीजिए, पाप ग्रह या शुभ ग्रह ये नीच का होकर के बकरी होता है, नीच का होकर के तो उच्च का जैसा फल देगा। ठीक है, नीच का होकर के बैठा हो पाप ग्रह तो उच्च का जैसा फल देगा, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो। लेकिन उच्च का होकर के बकरी हो रहा है, उच्च का होकर के बकरी हो रहा है तो वो जो होता है अशुभ फल देने वाला होगा। ठीक है, चलिए वो विषय में आगे चर्चा करेंगे। अभी इसको पूरा क्लियर समझते हैं। अब यहाँ 2-4 सूत्र ये चीज कह रहे हैं कि गुण का अधिक बाहुल्य होना चाहिए। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में भी शनि बैठा हो तो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है, ये तो आपने जाना। अब दूसरा सूत्र कहते हैं अजय लग्ने व्यये चापी पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाये घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। ये श्लोक यहाँ दिया नहीं है, बस अर्थ दिया है। लग्न में मेष राशि में मंगल बैठा हो, अर्थात ये कुंडली हो मेष राशि के लग्न में मंगल बैठा हो तो इससे मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। अजय लग्ने, ठीक है, ये लग्न में मेष का। और व्यय चापी अर्थात द्वादश भाव में 12 नंबर के घर में, अर्थात ये 12 नंबर के घर में मंगल धनु राशि पर बैठा हो, धनु राशि पर, ये लिख जाए द्वादश भाव में धनु का मंगल। ठीक है, और पाताले वृश्चिक के स्थिति, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हो, ये चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो और राशि होनी चाहिए वृश्चिक राशि, तो भी मांगलिक दोष नहीं होगा। और वृषे जाए सप्तम भाव में अजय लग्ने व्यय चापी पाताले वृश्चिक स्थिति वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते, अर्थात सप्तम भाव में वृष राशि का मंगल हो। ठीक है, ये सप्तम भाव में वृष राशि पर मंगल बैठे। कृपया म्यूट कर ले मुकेश जी म्यूट कर लीजिए, जिन का म्यूट नहीं है शीघ्र गुरुदेव म्यूट ये कर समझ में नहीं आता है, इनको हर बार बताना पड़ता, बच्चों की तरह म्यूट करना होता है, समझ में नहीं आता। म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी हो गया। चलिए हम आगे। वृषे जाए अर्थात वृष राशि पर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होगा। और कह रहे हैं घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते, अर्थात मकर राशि में, घट का तात्पर्य मकर नहीं, कुंभ राशि। कुंभ को संस्कृत में घट को कुंभ कहते हैं, कुंभ का तात्पर्य होता है कलश। तो 11 नंबर की कुंभ राशि में मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिया है मेष लग्न में बैठा हो मंगल नहीं होगा, द्वादश भाव में धनु राशि में मंगल बैठा हो तो नहीं होगा, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि पर बैठा हो तो नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक गलत क्या दिया है, सप्तम में मकर में तथा अष्टम में कर्क राशि में मंगल हो तो अनिष्टकर्ता में कुछ आचार्यों का कहना है कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा अलग दिया है। सप्तम भाव में मकर राशि में बैठा हो ऐसा दिया है, और अष्टम भाव में कर्कट राशि में, तो कर्कट राशि में नीच का मंगल होता है तो बकरी ना हो। ये कर्कट राशि में जो नीच का मंगल होता है तो कमजोर स्थिति माना गया है, लेकिन वो बकरी होता है तो पावरफुल हो जाएगा, बकरी ना हो। ठीक है, ऐसा मंगल हो तो अनिष्ट करता नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। लेकिन श्लोक में थोड़ा सा भिन्नता दिया है, अजय लग्ने व्यय चापी पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते, अर्थात वृष राशि में मंगल हो तो नहीं होगा। दूसरा सूत्र यहाँ बता रहे हैं
10 नंबर की मकर राशि पर बैठा हो तो भी मांगलिक दोष में परिहार हो जाता है। ये एक विद्वानों का कहना है। कुछ का कहना है कि अष्टम भाव में कर्कट राशि में बैठा हो मंगल, तो कर्कट राशि में नीच का होता है मंगल, मकर राशि में उच्च का होता है। तो कर्कट राशि में नीच का होकर के बैठा हो लेकिन वक्री ना हो, वक्री होगा तो उच्च का जैसा पावरफुल हो जाएगा। तो नीच का होकर के बैठा हो और आपका 11 नंबर की कुंभ राशि पर स्थित होने पर भी अष्टम भाव में मांगलिक दोष में परिहार हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अब आगे और बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जो परिहार हैं उस विषय में दिया हुआ है, हम उस विषय में चर्चा परिचर्चा करते हैं, ठीक है। अब फल दीपिका में क्या कहा है, हम फल दीपिका के आधार पर हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। फल दीपिका में जो लिखा हुआ है कि नमंगली चंद्र भृगौ द्वितीये नमंगली पश्यति जीव यस्य नमंगली केंद्र गते च राहु नमंगली मंगल राहु योग। ये श्लोक सभी के स्क्रीन में आ गया, सूचित करें। जी गुरुदेव आ गया। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, नमंगली चंद्र भृगु द्वितीये नमंगली पश्यति यस्य जीवः नमंगली चंद्र स्थितिष्ठ केंद्रे नमंगली मंगल राहु योगे। ये मेलक सुधाकर में दिया है, और जो आपका फल दीपिका नाम का ग्रंथ में थोड़ा सा अंतर है श्लोक में। नमंगली चंद्र भृगौ द्वितीये नमंगली पश्यति जीव यस्य नमंगली केंद्र गते च राहु नमंगली मंगल राहु योगे, ऐसा दिया हुआ है। अब यो क्या कह रहे हैं, ये श्लोक का सारांश क्या है हम समझते हैं, ये कुंडली बनाते हैं। अब ये कह रहे हैं नमंगली चंद्र भृगौ द्वितीये, अगर किसी के कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हो, द्वादश में बैठा हो, चाहे चतुर्थ में बैठा हो, चाहे सप्तम में बैठा हो, चाहे अष्टम में बैठा हो, अगर चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये 2 नंबर के घर में बैठते हैं, तो मांगलिक दोष नहीं होगा। ये समझ में आ गया सभी को? द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठने पर मांगलिक दोष नहीं होगा, ये पहला सूत्र यहां लिख दिया है, देखिए। अब दूसरा सूत्र क्या कह रहे हैं, नमंगली पश्यति यस्य जीवः, अर्थात देवगुरु बृहस्पति मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। और मंगल के ऊपर पूर्ण दृष्टि, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है जैसे कि चतुर्थ भाव में, अब गुरु का पूर्ण दृष्टि होता है पंचम, सप्तम और नवम। अब मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो तो गुरु का पूर्ण दृष्टि हम गिनेंगे तो सप्तम दृष्टि होगा, 1 2, गुरु जहां बैठा है उसको 1 गिने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सप्तम पूर्ण दृष्टि हो गया, तो मांगलिक दोष परिहार हो गया। अब दूसरा नवम दृष्टि कहते हैं, तो उसको भी हम समझते हैं। अगर गुरु यहाँ बैठा हो, मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा है, अब गुरु का पूर्ण दृष्टि होगा तो हम गुरु से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां से भी गुरु का पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि पूर्ण हो गया, ये सप्तम भी हो गया। अब पंचम दृष्टि हम गिनेंगे, पंचम दृष्टि कहां से होगा, यहाँ द्वादश भाव में गुरु बैठा है, तो गुरु 1 2 3 4 5, समझ में आ गया गुरु पूर्ण दृष्टि, गुरु का पूर्ण दृष्टि समझ में आ गया। अब शर्त क्या है कि ये देवगुरु बृहस्पति मंगल से कमजोर नहीं होना चाहिए, तो ही परिहार कर सकता है। अगर गुरु कब कब कमजोर होगा, अगर गुरु मकर राशि में नीच का होकर के बैठा हो, लग्न कुंडली में नीच ना हो लेकिन नववांश कुंडली में मकर राशि में नीच का होकर के बैठा हो, तो परिहार नहीं माना जाएगा। नववांश कुंडली में भी चेक करना है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर हम एक किसी का कुंडली देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, म्यूट कर ले, कृपया म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं, पहले बात को सुनिए। अब ये लग्न कुंडली है, अब ये देखिए लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है लग्न में। अब हमको देखना है ये जो नवमांश कुंडली में, अब देखिए यह मकर राशि में नीच का होकर के बैठा है, तो ये बृहस्पति मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखने पर भी दोष को परिहार करने में असमर्थ होगा, क्योंकि खुद ही कमजोर है।
ठीक है, समझ में आया? जी गुरुदेव। जी गुरुजी, एक बार फिर से बता दीजिए। अब हमको देखना है, जैसे कि किसी का हमने ये लग्न कुंडली देख लिया, अब ये देखिए चंद्र कुंडली से मंगल द्वादश में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये चंद्र जी कुंडली के हिसाब से मांगलिक दोष बनेगा। अब देखिए यहाँ शनि बैठने के कारण मांगलिक दोष परिहार हो गया है, ठीक है। हम देखें, अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का 9वां दृष्टि पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये मंगल नीच का होकर के बैठा है, मंगल पावरफुल नहीं है और बृहस्पति भी नवमांश कुंडली में पावरफुल है कि नहीं, हम दोनों का स्थिति चेक करेंगे। अब यह देखिए कर्कट राशि में मंगल नीच का होकर के वक्री हुआ, तो ये जो है पावरफुल हो गया, उच्च का जैसा फल देगा, ठीक है, समझ जी में आया? जी अब यहाँ देखेंगे नवमांश कुंडली में ये जो देखेंगे बृहस्पति मकर राशि में नीच का होकर के बैठ गया, तो ये नवमांश कुंडली में जो स्थिति है ना उसके अनुसार फल देगा। तो हमने ये देखा मंगल की अपेक्षा देवगुरु बृहस्पति जो है वो कमजोर हो गया। अब ये मंगल बकरी कैसा है, देखिए मंगल ब, इधर मंगल लिखा है और ब लिखा है बकरी। अब यहाँ भी चिन्ह दिया है स्टार का तात्पर्य बकरी, जहां जिस ग्रह में स्टार का चिन्ह दिया है वो बकरी समझना चाहिए, जो हेज का चिन्ह दिया है वो अस्त समझना चाहिए। जैसे कि ये शनि हेज का चिन्ह दिया है तो अस्त हो गया है। बकरी का तो मंगल तात्पर्य का क्या होता है गुरुजी? बकरी कैसे होता है, मतलब क्या है इसमें? वो बकरी के विषय में मैंने पढ़ाया था, मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बकरी के विषय में मैं अलग से पढ़ाऊंगा। वो पढ़ा दिया था, पहले ही पढ़ा दिया था, सबको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अजय जी? जी सब आप पढ़ा चुके हैं गुरुदेव जी। जी गुरुजी। तो ये ये विषय आपको को- समझना है। अब देखिए नवमांश कुंडली में ये चेक करते हैं, अब देखिए ये मंगल बृहस्पति मकर राशि में नीच का होकर के बैठ गया है। अब यह मंगल धनु राशि में बैठा है, अर्थात ये नीच का होकर के बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ स्थिति ठीक ही है, बकरी हो गया है, उच्च का जैसा फल देगा। तो बृहस्पति की अपेक्षा मंगल जो है, मंगल पावरफुल है, बृहस्पति जो है कमजोर स्थिति में है। तो ये मंगल देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो मांगलिक दोष परिहार नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ कुंडली में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उन्होंने कहा कि नमंगली पश्यति जीव यस्य, ये कह दिया है। अब फिर कह रहे हैं चंद्रमा केंद्र में स्थित हो तो नमंगली चंद्र केंद्र स्थित, कह रहे हैं अगर चंद्रमा केंद्र में स्थित हो, पावरफुल होकर के स्थित हो, कमजोर होकर के नहीं, उच्च का होकर के, मूल त्रिकोण का होकर के केंद्र में 1 4 7 और 10, ये घर में अगर चंद्रमा मित्र के उच्च का होकर के, मूल त्रिकोण का होकर के, स्वराशि का होकर के बैठा हो जागृत अवस्था में, तो मांगलिक दोष को परिहार करने में सफल होगा। क्योंकि मन स्थिति जिसका ठीक होता है वही परिस्थिति को ठीक कर सकता है, जिसका मन स्थिति ठीक नहीं होगा वो परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए चंद्रमा पावरफुल होना चाहिए, केंद्र में उच्च का होकर के बैठा हो, मूल त्रिकोण का होकर के बैठा हो, स्वगृही होकर के बैठा हो, तो उसको जागृत अवस्था हम कहेंगे। और मित्र की राशि में हो और स्वराशि में हो तो भी वो थोड़ा पावरफुल हम मानेंगे, वो मध्यम मानेंगे। लेकिन नीच का और शत्रु राशि में होकर के केंद्र में स्थित होगा तो वो मांगलिक दोष परिहार करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो जाएगा। समझ में आ गया? आ गए गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब फिर दूसरा एक स्थिति वो बता रहे हैं, नमंगली मंगल राहु योगे। वो कह रहे हैं मंगल और राहु का एक ही घर में बैठा हो, युति संबंध, अर्थात मंगल लग्न में बैठा हो और मंगल के साथ साथ में राहु बैठा हो, तो भी मांगलिक दोष को दूर कर देता है, ऐसा बता रहे हैं। या मंगल द्वादश भाव में बैठा हो, मंगल के साथ में राहु बैठा हो, ये अंगारक दोष बना देता है। मंगल और राहु की युति अंगारक दोष बना देता है, लेकिन मांगलिक दोष को परिहार कर देता है, ठीक है। और गुरुदेव मंगल द्वादश भाव में बैठा हो और राहु लग्न में बैठा हो तो भी करेगा क्या? तो नहीं करेगा। ठीक।